हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट दावोस मीटिंग 2024, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक एनुअल मीटिंग है। इस सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर यह जो दावोस समिट है वो क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऑर्गेनाइज करने के पीछे मेजर इंटेंशन क्या था, क्या मेजर की टेकअवे रहा है इस सेशन में। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि यह जो ग्लोबल अभी सिनेरियो आप देख सकते हैं कि हर जगह कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चाहे वो यूरोप का जोन हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे इंडिया का भी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो सिचुएशन है, इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस दावोस समिट का क्या मेजर की टेकअवे रहा है, इन तमाम बातों का आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो 2024 का जो एनुअल मीटिंग हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसे दावोस समिट कहा जाता है, यह हेल्ड किया गया है बिटवीन 15th ऑफ जनवरी टू 19th ऑफ जनवरी। दिस ओवरआर्चिंग थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 वाज रीबिल्डिंग ट्रस्ट। अब यह थीम को आप अगर ध्यान से समझे तो इसका थीम जो रहा है वो रीबिल्डिंग ट्रस्ट रहा है कि ग्लोबल सिनारियो पे अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो काफी डिस्ट्रस्ट का चल रहा है। एक तरफ रसिया यूक्रेन वॉर में कॉन्फ्लिक्ट में उलझा पड़ा है, इजराइल और हमास का अलग इशू चल रहा है, पूरा गाजा स्ट्रिप बर्बाद हो चुका है। एक तरफ हम इंडिया मालदीव्स के रिलेशन भी देख रहे हैं, यूएस चाइना का कॉन्फ्लिक्ट अलग चल रहा है, और रिसेंटली ईरान और पाकिस्तान का एक अलग इशू स्टार्ट हो गया। तो ये जो ग्लोबल सिनारियो जहां पे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन चल रहे हैं, कैसे बिल्डिंग जो ट्रस्ट है उसको फिर से रीबिल्ड किया जाए, वही मेजर थीम रहा है इस दावोस समिट 2024 का। पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये दावोस समिट होता क्या है। तो अगर इस दावोस समिट की बात करें तो यह एक एनुअल मीटिंग है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द एंड ऑफ जनवरी इन दावोस, जो कि बेसिकली एक रीजन है, रिसोर्ट है इन गारूबुंडेन, जो कि ईस्टर्न आल्प्स रीजन में है, स्विट्जरलैंड में है ये। दिस एनुअल मीटिंग नोन एज दावोस एजेंडा, और जिसका जो मेन एजेंडा रहता है हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरिएंटिंग ग्लोबल लीडर्स ऑन द इंपरेटिव्स ऑफ द ईयर हेड, कि इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं उन सबका एक ओरिएंटेशन तैयार करना कि आने वाले साल के लिए इकोनॉमी पे क्या फोकस होना चाहिए, क्लाइमेट को कैसे डील करना चाहिए, टेररिज्म को कैसे डील करना चाहिए। इन तमाम बातों पे ग्लोबल लीडर का एक प्रॉपर कंसेंसस डेवलप करना ही इस एनुअल मीटिंग का टारगेट रहा है। 5 मेजर की टेकअवेज रहे हैं इस 2024 के समिट में। तो सबसे पहले हम की टेकअवेज की बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि इस 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा अगर किसी को लेके पॉजिटिव और निगेटिव परसेप्शन बन रहे हैं तो उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। तो बेसिकली अगर इसमें हम बात करें कि दावोस मीटिंग में इसके बारे में क्या चर्चा किया गया है, तो द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द वन इशू that took center stage at this year's World Economic Forum meeting was artificial intelligence. It has its many transformational abilities for human welfare were discussed. कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन एबिलिटीज पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन वो ला सकता है। इन तमाम बातों पे इस दावोस की मीटिंग में डिस्कशन किया गया। इट हैज ऑल्सो हाईलाइटेड द पोटेंशियल थ्रेट सच एज need for regulation, fear of job loss, risk of impersonation and misinformation and the inequalities it can potentially worsen। कि सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या बेसिकली उसके थ्रेट्स हो सकते हैं, उसके क्या निगेटिव साइड हो सकते हैं, इस पे भी डिस्कशन किया गया। जिसमें मेजर जो सिनारियो रहा है कि क्या इसके थ्रेट हो सकते हैं, उसमें सबसे पहले कि इसको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर लॉ होना जरूरी है, जॉब लॉस का सिचुएशन हो सकता है, साथ ही साथ मिस इन्फॉर्मेशन फैलने की संभावना हो सकती है। तो ये जो इसके निगेटिव साइड्स है उस पे भी इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया। ओवरऑल पूरे डिस्कशन के बाद यही डिस्कशन में आया, मतलब जो रिजल्ट आया कि ओवरऑल द पार्टिसिपेंट्स एग्रीड दैट पॉजिटिव्स आउटवेट द नेगेटिव्स एंड द ह्यूमन इंटेलिजेंस डिड नॉट फेस अ मेजर थ्रेट फ्रॉम एआई। और पूरा ओवरऑल डिस्कशन के बाद ये सामने आया कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो अधिक है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स कम है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस को आउटवेट नहीं करेगा, उसको साइडलाइन नहीं कर सकता है। तो ये मेजर फोकस एरिया था ऑन एआई। दूसरा है वॉर एंड अनसर्टेनिटी।
कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पूरे ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी का सिचुएशन बना हुआ है, चाहे वो यूरोप का जोन हो, मिडिल ईस्ट का जोन हो, चाहे फिर एशिया का ही जोन क्यों ना हो, हर जगह ऐसे डिस्ट्रस्ट वाले सिचुएशन बने हुए हैं कि किसी भी तरीके से ट्रेड को इनहांस करना, क्लाइमेट के लिए मेजर स्टेप्स लेना वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है. So war and uncertainty, the summit highlighted risk posed by fragile geopolitical situation, wars in the Middle East and Europe, threat to global supply chains and uncertainty around the food security. आपने जस्ट देखा भी होगा कि जिस समय रशिया और यूक्रेन का वार जब से स्टार्ट हुआ तब से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो काफी अफेक्ट हुआ था. एंड रिसेंटली जब जो हाउथी रिबेल्स थे जब वो अटैक करना स्टार्ट किए शिप्स पे, तो रेड सी के माध्यम से जो ट्रेड हो रहा था उसमें भी सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया देखने को मिला था. तो ये जो ग्लोबल कह सकते हैं जो अनसर्टेनिटी है वो काफी ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल क्लाइमेट और ग्लोबल ट्रस्ट को अफेक्ट कर रहा है. द हेड ऑफ द पैलेस्टीन इन्वेस्टमेंट फंड एस्टिमेटेड एटलीस्ट 15 बिलियन वुड बी नीडेड टू रिबिल्ड हाउसेस इन गाजा अलोन. कि जब से इजराइल और हमास का कंफ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है और गाजा में लगातार बॉम्बिंग की गई है, तो जितने हाउसेस वहां पे डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें अगर उसे फिर से रिबिल्ड किया जाए तो $15 बिलियन की आवश्यकता है हाउसेस को रिबिल्ड करने के लिए. However, the Arab states said they would not fund reconstruction unless there was a lasting peace. जबकि अरब नेशन का कहना है कि जब तक कंप्लीटली पीस डेवलप नहीं होता है तब तक हम इस पे फंडिंग नहीं करेंगे. आफ्टर दैट जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की टेकअवेज रहा है वो है क्लाइमेट को लेके. पूरा वर्ल्ड अभी सबसे ज्यादा अगर किसी बात को लेके चिंतित है तो वो है क्लाइमेट को लेके. जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कहीं पे आइस मेल्ट हो रहे हैं, कहीं पे परमाफ्रॉस्ट रीजन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जिससे कहीं कार्बन इमिट हो रहा है. कि जो एटमॉस्फेयर पहले कार्बन को सिंक करता था अब वो कार्बन को इमिट करना स्टार्ट कर रहा है. तो क्लाइमेट को लेके भी काफी ज्यादा चर्चा की गई. द नीड ऑफ फॉर द बिजनेस टू अडेप्ट क्लाइमेट चेंज एंड फॉर कंट्रीज to unite for action against it despite differences was another topic for discussion. In the financing of climate action in developing countries, assistance has to be provided by developed countries. यहां भी developed countries पे जोर दिया गया कि आप developing countries को help करो ताकि वो climate change से लड़ सके, आप उन्हें fund provide करो. Otherwise, this inequality will only grow and resulting in winners and losers. और अगर ऐसा नहीं होता है, डेवलप्ड कंट्रीज असिस्ट नहीं करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, तो एक टाइम आएगा जब दो ही कंडीशन हो सकता है, एक विनर होगा एक लूजर होगा. लेकिन क्लाइमेट जो है वो तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल कॉन्सेप्ट है और सबको इस पे मिलके वर्क करना चाहिए. नेक्स्ट जो मेजर एरिया रहा है वो चाइना के इकोनॉमी पे डिस्कशन. कि चाइनीज इकोनॉमी जो है इवन आफ्टर पैंडेमिक वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाया जो उसके पैंडेमिक से पहले का सिचुएशन था. Facing a slowing economy, China tried to attract more investment from the West, which has witnessed some cooling. At 5.2%, China's GDP growth in 2023 is still below pre-pandemic level. कि पैंडेमिक के इतने साल बाद भी चाइना जो है वो रिवाइव नहीं कर पाया है और वो वेस्टर्न कंट्री से इन्वेस्टमेंट चाह भी रहा है, लेकिन वो जो सिचुएशन है उसके कारण से कोई इन्वेस्टमेंट भी उस लेवल से नहीं आ रहा है. It is battling American attempts to isolate it as evidences in the semiconductor trade standoff, जो कि semiconductor trade standoff जो हुआ था बिटवीन चाइना. तो बेसिकली यूएस पे भी जो सैंक्शंस इस पे इंपोज कर रहा था, इसके कारण भी जो इसके इकोनॉमी है उसे रिवाइव करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इवन आफ्टर द पैंडेमिक. इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की हम बात करते हैं कि आखिर इंडिया के विषय में क्या बेसिकली ये डिस्कशन किया गया था. तो अगर हम इंडिया के बारे में डिस्कशन करें तो इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग रैपिडली एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. इस मीटिंग में भी यह डिसाइड किया गया था कि इंडिया जो है वह फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, टैलेंट, हेल्थ केयर एंड अदर एरियाज. इट्स फ्यूचर इन द 2024 एंड बियॉन्ड इज वर्थ पेइंग अटेंशन टू इट. कि आने वाले जो साल है उसमें जो अदर सेक्टर्स है अपार्ट फ्रॉम हम इकोनॉमी की बात करें, टेक्नोलॉजी हो, टैलेंट हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, इंडिया का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा सिक्योर है. द समिट अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी विद द सपोर्ट एंड इंडोर्समेंट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेल्प से यह ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी बेसिकली लॉन्च किया गया है ताकि इन सेक्टर्स में काम किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट द आइडिया ऑफ दिस अलायंस इमर्ज फ्रॉम G20 लीडर्स डिक्लेरेशन। तो बेसिकली ये जो अलायंस अभी फॉर्म हुआ है इस डेवोस समिट में, उसका आइडिया G20 के समिट जो समिट हुआ था उसमें ही इंडिया ने ये दिया था और उसी के बेसिस पे यह अलायंस का फॉर्मेशन किया गया है। और ऑब्जेक्टिव इस अलायंस का क्या है, इज टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयरिंग, इन्वेस्टमेंट इन द आइडेंटिफाई एरिया ऑफ वुमेन्स हेल्थ, एजुकेशन एंड इंटरप्राइजेस। और इस अलायंस का मेजर सेक्टर है कि हेल्थ केयर पे, एजुकेशन के सेक्टर में, वुमेन्स के हेल्थ केयर पे स्पेशली इन्वेस्टमेंट लाया जा सके और उस पे नॉलेज को शेयर किया जा सके। Supported by Bill and Melinda Gates Foundation, the World Economic Forum has come on board as a network partner and invest India as a institutional partner, ताकि इस अलायंस को फर्दर और अधिक बढ़ाया जा सके और जो एरिया है, की एरियाज है, उस पर काम किया जा सके। तो ये मेजर की टेकअवेज रहे हैं इस डेवोस समिट के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट में। और होप जो यह समिट में इंडिया का ऑब्जर्वेशन रहा, इंडिया के प्रति जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो आने वाले टाइम में सही साबित हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।